हेलो, वेलकम बैक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको किसी चार्ज पार्टिकल का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में आपको फोर्स का अनुभव करना है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसका वेलोसिटी हो, लेकिन ये जरूरी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा, तभी वो एक कंसिडरेशन रूप में फोर्स लगा पाएगा। तो क्या जैसे साइक्लो इलेक्ट्रॉन में हम देखें क्या कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, मैग्नेटिक फील्ड भी था। हाँ, ये अलग की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उस तरह से नहीं आपको दिखाया गया जैसे दिखाना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो धीरे धीरे रेडियस को बढ़ाता गया। इसके बाद फाइनली आपको जितना एनर्जी चाहिए था उतना एनर्जी पर आप उसको एग्जिस्ट करा लेते थे। तो इस तरह से कुछ बातें थी उसमें, पीछे के वीडियो लेक्चर में वो मिल जाएंगे। अब जो है इसमें ये देखने हैं कि अगर कोई कण है, कोई कण v वेग से, लेकिन कोई कण का मतलब ये समझ लीजिए कि वो कण जो है उसका कोई आवेश होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए। ऐसे सिंपल न्यूट्रल अगर आप ले लेंगे, उस पर कोई आवेश नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि कोई आवेशित कण v वेग से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो तो वो एक बल का अनुभव करेगा, जिसे लोरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। लोरेंज बल या लोरेंज फोर्स। मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर उसका वेलोसिटी है, जैसे थोड़ा सा पीछे के लेक्चर में जाना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कोई चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। चार्ज पार्टिकल में अगर वो वेलोसिटी में नहीं है तो एक प्रकार का बल लगाएगा, जिसको फर्स्ट वाले चैप्टर में जो है डील किए थे। कैसे? वो जो है कौन सा बल लगाएगा? तो वो जो है विद्युत बल लगाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये क्यू आवेश है, इस पे प्लस है या माइनस है, कुछ इस तरह के चार्ज हैं, तो ये जो है एफ इलेक्ट्रिक लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगाएगा? तो क्यू इंटू ई लगाएगा, ठीक है। ये ई का डेवलपमेंट कैसे करेगा? तो इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज जो है किस तरह से है। हो सकता है कि वो जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड हो सकते हैं, कि अगर किसी के आवेव में आकर, मतलब कि कोई और चार्ज पार्टिकल है तो उसका फील्ड में आप इस पर जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है मेन डिटेल्स जो है फर्स्ट वाले चैप्टर में मिलेगा। अब जो है एफ मैग्नेटिक जो है, एफ मैग्नेटिक जो होगा वो क्यू भी क्रॉस भी होगा। ये तो फर्स्ट जो वीडियो था उसी में आपको मिल जाएगा कि क्यू जो होगा, क्यू इंटू भी क्रॉस बी जो होगा एफ मैग्नेटिक होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फिर फोर्स जो होगा वो क्यू इंटू भी क्रॉस बी होंगे। अगर वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये कि अगर रेस्ट में आप रख देंगे किसी चार्ज पार्टिकल को तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इस तरह के जो हैं केसेस, 4 केसेस पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स का कोई ये नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो सर ये लगना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया
तो फिर फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन है और ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल रूप से हैं, तो जीरो रहेंगे तो जीरो हो गया। अब जो है देखेंगे कि कैसे इन दोनों पर एक बल लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये Q जो है चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल में, ये चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। तो वो फोर्स के अनुभव करेंगे जिसको लोरेंज बल बोलते हैं, ठीक है। लोरेंज बल, लोरेंज बल का मतलब ये है कि डायरेक्ट रूप से ये बोलें कि F लोरेंज जो होगा इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक होंगे। F इलेक्ट्रिक जो है फर्स्ट वाले चैप्टर में बता चुका है कि अगर F जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइन में है, किसी विद्युत क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जो इस पे फोर्स लगेंगे वो लगेंगे Q इंटू ई। क्या लगेंगे? Q इंटू ई। F मैग्नेटिक जो है ये चैप्टर बता गया क्या कि F मैग्नेटिक जो होगा वो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होगा। तो क्या Q इंटू V क्रॉस B जो होगा वो इसमें एंगल जो होगा V और B में उसको साइन थीटा से लेंगे, तो सिंपल रूप से ये जो केस है वो किसका है? तो F इलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, वो बॉडी जो है किसी दूसरे के प्रभाव में आ गया है, वो दूसरा चीज क्या है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये बॉडी जो है ये चार्ज बॉडी है, इसके पास एबिलिटी है फोर्स लगाने का। तो ये जो बॉडी है वो इस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो ये बल लगाएगा, उसको F इलेक्ट्रिक बोलेंगे, जिसका वैल्यू Q इंटू ई होगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक पे। मैग्नेटिक जो है वो Q इंटू V क्रॉस B होगा। ये इसी चैप्टर के फर्स्ट वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें देखिएगा, F इक्वल टू Q V क्रॉस B आपको मिल जाएंगे। अब जो एंगल लेने हैं साइन थीटा, अगर इसको सदिश प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो क्या होंगे? V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, थीटा जो होंगे वो V और B के बीच का एंगल होगा। तो F लोरेंज जो होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होगा, इसको लिख लेते हैं क्या कि इक्वल टू Q इंटू ई प्लस Q V क्रॉस B, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो लोरेंज फोर्स जो होगा Q इंटू ई प्लस Q V क्रॉस B होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, Q दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, Q को कॉमन कर सकते हैं। फिर से ये कोई अलग बात नहीं है, ये तो हम अपना सुविधा के अनुसार फॉर्मेट बनाना हुआ कि अगर Q को कॉमन कर लेंगे तो ऐसा कुछ होगा। मान लेते हैं कि F इक्वल टू Q को कॉमन कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। एक रिजल्ट तो ये है कि जो F लोरेंज जो होंगे वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के जो होंगे वो सम होंगे, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो Q इंटू ई प्लस Q V क्रॉस B होगा, ठीक है। अब एक और तरह के से आइडिया लगाते हैं कि क्या F लोरेंज अगर जीरो हो गया, या फिर ऐसे बोल लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से सेट हैं, तो वेलोसिटी का क्या वैल्यू रहेगा कि जो फोर्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सेट कीजिए कि आपको वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है कि हमको कितना वेलोसिटी रखेंगे कि आपका जो लोरेंज फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर लोरेंज फोर्स को जीरो के इक्वल करना है तो सिंपल रूप से F को जीरो कर लें, इसके बाद वेलोसिटी का वो टर्म निकालें। क्या निकालें? वेलोसिटी का वो टर्म निकालें। तो वेलोसिटी का टर्म निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या रेशियो रहेगा, क्या मैग्नीट्यूड रहेगा उसका, कि जो मेरा फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि फोर्स जो है जीरो है, मतलब कौन सा फोर्स?
सिंपल रूप से अगर नहीं बोलें कि कौन सा फोर्स, तो आपको ये समझना है कि लोरेंज फोर्स ही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंस है दोनों, तो लोरेंज फोर्स का ही कंसिडरेशन आना चाहिए। सिंपल फोर्स बोलने से तो हो सकता है कि कोई ये समझे कि बस मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, लेकिन लोरेंज फोर्स बोलने से तात्पर्य यह है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंस है, विद्युत क्षेत्र भी प्रेजेंस है एंड चुंबकीय क्षेत्र भी प्रेजेंस है। तो अगर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लोरेंज फोर्स है वो अगर जीरो हो जाए, यदि एफ लोरेंज इक्वल टू जीरो, यदि एफ लोरेंज जीरो हो गया, लोरेंज फोर्स का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, तो सिंपल रूप से इस इक्वेशन में एफ का वैल्यू जीरो पुट करिए, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। जीरो इक्वल टू क्यू को कॉमन कर लेते हैं, जैसे उसमें किए थे, जैसे ई हो गया प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा कुछ हो गया। तो क्यू का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो सिंपल रूप से ये जीरो हो गए और इक्वल टू क्यू तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकल रूप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पर ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सिस पर ले लिए, वेलोसिटी किधर ले लिए, तो देखते हैं एक मिनट। अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, ये जो है जेड एक्सिस है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है पहले जो है इस पॉइंट पर है Q। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस पर दे दें, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर दे दें, और जो होंगे मैग्नेटिक बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस पर दे दें, तो जो तीनों का आप कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, वेलोसिटी ये इधर हो गया, तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि भी और बी अगर परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि भी और बी अगर परपेंडिकुलर है तो साइन 90 आएगा। सिंपल रूप से ये हो जाएंगे, अगर इन दोनों के बीच में थीटा जो है 90 डिग्री है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ई प्लस भी बी। अब जो है वेक्टर कैंसिल, क्योंकि अब जो इसका मैग्नीट्यूड आ गया बस, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको ये क्या हो जाएगा इधर, जीरो इक्वल टू ई प्लस भी बी। ठीक है, भी और बी का साइन क्या होगा, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, वेलोसिटी इधर हो गया, एफ मैग्नेटिक का वैल्यू किधर लगेगा ये बताइए। एफ मैग्नेटिक, अगर ये चार्ज जो है प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन बस पता कर लेते हैं कि किधर लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको पता है कि अगर ये पॉजिटिव आवेश है और विद्युत क्षेत्र जो है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ऊपर की ओर लगेगा। कितना लगेगा, वो लगेगा Q इंटू ई, ऊपर की ओर। लेकिन एफ मैग्नेटिक किधर लगेगा, एफ मैग्नेटिक का मतलब Q भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को सबसे पहले ज्ञात कीजिए। क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब भी और बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो भी क्रॉस बी का मतलब, इसको राइट हैंड थंब रूल से पहले सबसे पहले आप पूरे हथेली को भी की तरफ रखिए, इसके बाद घुमाइए किधर, मान लेते हैं कि ये हथेली भी की तरफ हो गया, ठीक है, घुमाइए किधर, तो बी की तरफ। तो देखिए एक मिनट, ये जो हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ऊपर जो हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, इधर जो हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया। मतलब आपके तरफ जो एक्सिस जा रहा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और जो इधर है वो पॉजिटिव क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखना है कि भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को फिक्स कर दीजिए, एक्स एक्सिस फिक्स हो गया। इसके बाद जेड एक्सिस किधर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर हो गया। ठीक है,
भी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भी वेक्टर पे अपना सब पाम रखिए, हथेली को घुमाइए किधर, तो जेड एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस जो है बाहर की ओर है, बाहर की ओर घुमाइए। आपका अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा जो है नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है अंगूठा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट में है। एफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन बस अपोजिट है। इस अपोजिट वेक्टर को एक डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 11th क्लास में वेक्टर वगैरह पढ़ाए जाते हैं। वेक्टर तो है फिजिक्स का मेन, एक बोलने तो सेंटर बिंदु है। वेक्टर आपको इस फिजिक्स के लैंग्वेज को समझने में बहुत मदद करते हैं, इसीलिए वेक्टर को पहले बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इधर हो गया एफ इलेक्ट्रिक, नीचे हो गया एफ मैग्नेटिक, ठीक है। इसको ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एफ मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। एफ मैग्नेटिक का वैल्यू यहां पे दे रखा है, मान लेते हैं तो ये 0 इक्वल टू क्या हो गया, मतलब ये नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, सॉरी ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू ई माइनस भी, क्यों, क्योंकि ये तो नीचे की डायरेक्शन की ओर है, तो इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए 180 से घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस ई इक्वल टू माइनस भी बी, हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा वो ये बचेगा कि E इक्वल टू भी हो गया, भी का जो वैल्यू आएगा E बाई बी इक्वल टू भी। मतलब ये है कि अगर लोरेंज फोर्स को जीरो करना है, लोरेंज फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो में अगर रहेंगे तो आप लोरेंज फोर्स को जीरो बोल सकते हैं। ये जो केस है दैट इज एफ लोरेंज जो होगा इक्वल टू जीरो होंगे। इस रेशियो में आपके वेलोसिटी अगर रहेंगे, अगर वेग रहेंगे तो लोरेंज फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब जो है आगे थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन लाते हैं, क्या कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब ये है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को थोड़ा सा एक केस लाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक एफ मैग्नेटिक था वो कुछ इस तरह से था Q इंटू भी क्रॉस बी, ठीक है। इसमें वेलोसिटी का टर्म है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर लेंथ दे दिया है, किसी वायर का लेंथ दिया है L अगर मान लेते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मान लेते हैं कि ये वायर हो गया, ठीक, इसका लेंथ जो है L है, फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है आई जा रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि हमको निकालना होगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि कितना आपको हो सकता है कि एक और वायर होगा जिसमें और करंट कुछ जा रहा होगा। तो सिंपल रूप से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए उससे पहले छोटा सा एक एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा लेंथ के टर्म में, कि ऐसा लगे कि नहीं लेंथ बढ़ेगा या घटेगा तो फोर्स पर क्या अनुभव पड़ेगा, फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो
इस वाले एक्सप्रेशन में आप ये देखेंगे कि ये जो भी क्रॉस बी है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके बीच में थीटा एंगल आता है क्या, क्यू इंटू भी बी साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है भी और बी के बीच का एंगल है। लेकिन इससे पहले एक बार और देख लें कि अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो होते हैं वो किसके टाइम डेरिवेटिव होते हैं, मतलब जो वेग होता है वो विस्थापन का समय के साथ बदलने का दर होता है। तो विस्थापन जो है वो किसके अनुसार से होगा, तो लेंथ के हिसाब से होगा। किसके अनुसार से होगा, लेंथ के हिसाब से। तो सबसे पहले यह सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको कि इस लेंथ का डायरेक्शन किधर है आपका। तो लेंथ का डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये भी है, तो ऐसे करेंगे एल वेक्टर अपॉन में टी। क्यों, क्योंकि जो भी होते हैं वो ds अपॉन में dt होते हैं। क्या होते हैं, ds अपॉन में dt, मतलब v इक्वल टू होता है s अपॉन में t। जो दूरी होता है वो चाल गुणे समय होता है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू ds अपॉन में dt। s जो हो सकता है वो अगर लेंथ के टर्म में है तो l अपॉन में t होगा। क्या होगा, l अपॉन में t। मतलब v जो होगा वो क्या होगा, l वेक्टर अपॉन में t। t तो कोई वेक्टर है नहीं, क्योंकि t तो जो है सबके लिए फिक्स है। अगर t फिक्स नहीं रहता तो टाइम इंटरवल सबका फिक्स नहीं आता। तो l हो गया इनटू क्रॉस जो हो गया वो b हो गया, सिंपल रूप से। क्योंकि v को अगर हम लिखना चाहें v इक्वल टू वो हो गया l अपॉन में t। इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो F मैग्नेटिक था, F मैग्नेटिक जो होगा वो Q इंटू एल बाई टी इंटू ये हो जाएगा। अब जो देखिए ये जो T है, इसको ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, 1/t का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, Q अपॉन में T इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब एल इंटू बी। ठीक है, तो एल बी हो गया। इसका मतलब यह है कि क्यू अपन में टी क्या होगा, क्यू अपन में टी देखिए आई इक्वल टू होता है क्यू अपन में टी। जो इसमें धारा जा रहा है उसका हमको टर्म आ गया और लेंथ का भी टर्म आ गया। मतलब कि लेंथ और जो हो गया एफ मैग्नेटिक जो होगा वो हो गया आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मतलब एफ मैग्नेटिक जो लगेगा वो धारा, लंबाई और मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके कुछ कुछ रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो इसको लिख देते हैं एफ मैग्नेटिक इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपन में टी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होंगे किसी करंट कैरिंग वायर में, वो लेंथ के टर्म में जो होंगे वो आई एल क्रॉस बी होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस नंबर 5 है। और क्वेश्चंस नंबर 5 में थोड़ा सा आपको देखने हैं क्या कि क्वेश्चंस नंबर 5 में ये दे रखा है कि आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, डाटा तो करेक्ट याद नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस नंबर 5 चैप्टर 4 का क्वेश्चंस नंबर 5 है। उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 0.15 टेस्ला। ठीक है, इसमें आई जो दे रखा है वो दे रखा है 8 एम्पियर। थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है एफ अपॉन में एल का रेशियो। मतलब अगर एफ अपॉन में एल का रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा एफ है, लोरेंज फोर्स का एफ है क्या। तो लोरेंज फोर्स का एफ रहता तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया रहता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिंपल लोरेंज फोर्स का स्पेशल केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या है, वो 0 है। तो एफ बाई एल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, क्या, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू आई एल क्रॉस बी निकालना है। वो है एफ मैग्नेटिक अपॉन में एल। ठीक है, तो एल निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या, कैसे ब्रेक करेंगे,
एफ मैग्नेटिक जो होगा वो होगा आई एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को अगर रिजॉल्व करेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा, तो साइन ऑफ थीटा में ब्रेक होगा। तो साइन थीटा हो गया। एफ मैग्नेटिक एफ अपॉन में, सिंपल एफ मैग्नेटिक को एफ लिखते हैं, एफ अपॉन में एल जो है वो निकालना है आई इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये इंटू है, कोई ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस रहता तो वेक्टर रहता ऊपर, साइन ऑफ थीटा है। आई का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 8 एम्पियर दे रखा है। एफ अपॉन में एल निकालना है, ये जो है 8 एम्पियर, 8 इंटू बी का वैल्यू दे रखा है कितना 0.15 इंटू साइन 30। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, वो जो एफ अपॉन में एल का रेशियो पूछ रहा है कि फोर्स बल जो है प्रति एकांक लंबाई में कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल रूप से वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक वायर के कारण हुआ, मतलब अगर ये एक वायर है, लेकिन अब जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 2 वायर हो गए, मान लेते हैं ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और हो सकता है कि ये फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर। डिपेंड ये भी करता है कि ये क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है ये केस 1 हो गया, इसको केस 1 मानेंगे। और केस 2 में जो होंगे वो ये होंगे कि अगर इसमें I1 ऊपर जा रहे हैं, ये फर्स्ट वायर में I2 जो है नीचे जा रहे हैं, तो किस तरह से बल लगाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पर बल भी लगाएंगे, कोई इसको अट्रैक्ट करेगा, कोई इसको रिपेल करेगा, मतलब इसको कोई दूर भेंगेगा, और ये जो है इसको पास लाना चाहेगा। तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चंस को करते रहते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते रहिए, और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसको प्रैक्टिस करने पर, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, और क्वेश्चंस बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।